एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों मिशन 360 के इस इनिशिएटिव में। एक बार फिर से हम लेकर हाजिर हैं लेखपाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जिसमें हम प्रीवियस ईयर में आए हुए ग्रामीण विकास के सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे 2015 में हुए सेट 2 के पेपर के ग्रामीण सेक्शन को। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो बेसिकली ये भाषा है खड़ी बोली, ये जो कि राज्य के उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो तहसील स्तर पर जो है सरकारी निकाय को पंचायत समिति कहा जाता है, जबकि ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर शीर्ष संस्था होती है। ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम स्तर पर शीर्ष संस्था होती है और तहसील स्तर पर जो है पंचायत समिति जो है शीर्ष संस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है वो कानपुर है। एक चीज़ आप देख रहे होंगे, एक ट्रेंड की पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में जो है जनगणना से क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। तो जनगणना को आप एक बार देख लीजिएगा, 2011 का जो सेंसस हुआ था। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बजट है उससे भी काफ़ी उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश का जो बजट आता है उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसे भी आप एक बार रिवाइज करके जाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। कितना रुपया अगर कोई खर्च करता है एक दिन में तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। ये है 32 रुपये। अब केंद्र सरकार का ये सी रंगराजन की रिपोर्ट थी, अब इन्होंने 32 रुपये को मानक माना है, तो हम इसे याद रखेंगे। लेकिन 32 रुपये में आजकल एक प्लेट खाना भी नहीं आता है, तो इस हिसाब से तो ये मानक सही नहीं बैठता है वैसे, लेकिन हम उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो हमें एग्ज़ाम देना है। तो इसका सही ऑप्शन आप बस ये ऑप्शन याद रखिए। सी रंगराजन की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार जो अगर कोई ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपये से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 32 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो ये बेसिकली मुरादाबाद से है जो है पीतल उत्पादों का सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। और इसे ये भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका निर्यात किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मुरादाबाद से जो है पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कुल कितने जिलों में विभाजित है? तो अभी पिछले पेपर में हमने देखा था उत्तर प्रदेश कुल 75 जिलों में विभाजित है और कुल इसमें 18 मंडल भी हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिलों एवं 18 मंडल में विभाजित किया गया है। इसमें जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 75 जिले। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए। तो अंबेडकर विशेष रोजगार योजना जो कि पिछले पेपर में भी इससे क्वेश्चन आया था, इसमें परियोजना की जो इकाई लागत कुल मिनिमम कितनी होनी चाहिए? ये मिनिमम 50,000 रुपये होनी चाहिए। इसमें जो है सामान्य श्रेणी के जो है लाभार्थियों की बात की गई है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 50,000 रुपये। तो इसे याद रखिएगा, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत 50,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। बेसिकली इस समय के जो योजनाएं नई योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और हम भी आगे उससे लेकर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। तो इसे याद रखिएगा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 50,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। किसके साथ मिलकर? NIC सुल्तानपुर ने, राष्ट्रीय सूचना केंद्र नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए
केंद्रीकृत एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय सूचना केंद्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, एनसीआर का मुख्यालय जो है इलाहाबाद में स्थित है। और वर्तमान समय में कुल रेलवे में कुल कितने जोन हैं? तो वर्तमान समय में कुल 17 रेलवे जोन हैं, इसे भी याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद जो है एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है इलाहाबाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो भारत का जो भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो ये जो है ऑप्शन है वाराणसी, इसे विश्व का जो है सबसे पुराना शहर माना जाता है वाराणसी। बेसिकली विश्वनाथ मंदिर के लिए काफ़ी फेमस है और यहाँ जो घाट हैं वाराणसी के, जो गंगा घाट हैं, वो भी वहाँ लोग दूर दूर से आते हैं स्नान करने। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वाराणसी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं? तो चमड़े की वस्तुओं के लिए बेसिकली आगरा और कानपुर प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, आगरा और कानपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? तो इंदिरा आवास योजना जो कि सन 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से प्रवर्तित कर दिया गया था, इसमें जो राज्य सरकार का योगदान है वो 25% है और केंद्र सरकार का जो योगदान है वो है 75%। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 75:75:25। जो फंडिंग है सेंटर और स्टेट का वो है 75:25। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इसे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो भू कृषि का रिकॉर्ड जो है गिरदावरी कहलाता है। भू कृषि का रिकॉर्ड क्या कहलाता है? गिरदावरी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, गिरदावरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? तो एक बिस्वा का 1 बीघा से 1/20वां अनुपात होता है। स्टैंडर्ड तो 1/20वां होता है, कहीं कहीं आपने 1/10वां भी देखा होगा, जहाँ छोटे जोत बोले जाते हैं, छोटे बीघा बोला जाता है कि ये छोटा बीघा है। किसी के क्षेत्र में आप सुने होंगे कि छोटा बीघा चलता है, किसी के क्षेत्र में बड़ा बीघा चलता है। तो लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो 1 बिस्वा जो है वो 1 बीघे का 1/20वां भाग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो 1 एकड़ जो है 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। अब यहाँ एक बात और आपको बता देता हूँ कि पेपर्स का जो ट्रेंड आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि जो भूमि का मेजरमेंट है और उससे रिलेटेड जो भी अथॉरिटीज़ रिलेटेड हैं और उसके पैमाने जो होते हैं उससे भी 2-4 क्वेश्चन आए हैं। तो आप इसे भी इस टॉपिक को भी आप कवर कर लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि इससे हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा रहे हैं। तो बेसिकली लैंड मेजरमेंट यानी भूमि मापन का जो तरीका है और उससे रिलेटेड जो भी पैमाने हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। NREGP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जिसे संक्षिप्त में क्या कहता है? इसी को ही मनरेगा कहा जाता है। अब पहले नरेगा कहा जाता था, फिर अब मनरेगा कहा जाने लगा। फिर वैसे इसे बेसिकली 2006 में शुरू किया गया था। ये एक अनस्किल्ड वर्कर जो है लीगल राइट प्रदान करता है कम से कम 1 साल में 100 डेज का काम प्राप्त करने का। और यदि किसी व्यक्ति को अगर इनरोल है और 15 दिन तक काम नहीं मिलता है तो उसके पश्चात उसे भत्ता भी मिलने लगता है। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। मतलब आप क्या ये लीगल राइट है कि आप 100 दिन का वेज प्राप्त कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम 300 बेड के अस्पताल होने चाहिए।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में जो है बट्टा प्रोत्साहन यानी डिस्काउंट बट्टा प्रोत्साहन दिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख व्यावसायिक फसल है वो गन्ना। ध्यान रखिएगा, ये प्रमुख व्यावसायिक फसल की बात किया है, तो इसका सही ऑप्शन होगा गन्ना। और गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में बहुतायत मात्रा में होता है, इसलिए चीनी मिल जो है उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें जो है बहुत अधिक मात्रा में है। या पूरे भारत में चीनी मिलें जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? गन्ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कम से कम 5 से 20 सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। ग्राम स्तर पर जो स्थापित ग्राम पंचायत होती है वो पंचायत की सबसे निचली संस्था होती है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 5 से 20। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? तो उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कम से कम 2 ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो ग्राम सभा होती है उसकी कम से कम 2 बार मीटिंग एक वर्ष में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो है 21 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इसे ध्यान रखिएगा। और वोट डालने की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो तो 18 वर्ष है, ये भी आप जानते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होती है 21 वर्ष। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो कि जिसके अंतर्गत स्कूली स्तर पर जो है बच्चों को दोपहर का भोजन प्रदान किया जाता है। मध्याह्न भोजन के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों की न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन जो है अर्धवार्षिक स्तर पर, मतलब प्रत्येक 6 महीने पर उनके भार की प्रतिशतता का आकलन किया जाना चाहिए, प्रत्येक 6 वर्ष पर। तो इसका प्रत्येक 6 महीने पर यानी अर्धवार्षिक। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अर्धवार्षिक। अगले क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात होता है। तो मनरेगा के अंतर्गत जो भी केंद्र और राज्य का फंडिंग जो आता है वो 75:25 के रेशियो में आता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। इसे याद रखिएगा कि मनरेगा के अंतर्गत जो भी फंडिंग है केंद्र और राज्य का वो 75:25 के रेशियो में आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में हम फिर नेक्स्ट पेपर को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए। धन्यवाद।